1971 बांग्लादेश में आज़ादी की मांग होती है और पाकिस्तान सिविल वॉर के सबसे बुरे फेज से गुजर रहा होता है। पाकिस्तानी आर्मी और बांग्लादेशी रिवोल्यूशनरी के बीच में बड़ा युद्ध होता है और दूसरी तरफ बांग्लादेश इंडिपेंडेंस अनाउंस करता है। 1947 में पाकिस्तान का साथ देने वाला ईस्ट पाकिस्तान आखिर क्यों आज़ादी की मांग कर रहा है? आइए इन सवालों का जवाब जानते हैं इस वीडियो में। मैं प्रतिभा पारिक और आप देख रहे हैं रियल जियोपॉलिटिक्स। अपने सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे से शुरुआत करनी होगी। ब्रिटिशर्स से पहले, कॉलोनियल टाइम्स से पहले जो इंडिया सब कॉन्टिनेंट था, मतलब आज का भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और श्रीलंका, इस पूरे एरिया में एक नहीं कई किंगडम राज करते थे जो अलग अलग भाषा, कल्चर और ट्रेडिशन से पहचाने जाते थे। और ऐसा ही आज के बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल में भी था, जो पहले बंगाल के नाम से पहचाना जाता था। इस एरिया में ज्यादातर मुस्लिम रूलर ही रूल किया करते थे, लेकिन ये लोग धर्म से ज्यादा अपनी भाषा और कल्चर से जुड़े हुए थे। यहाँ अलग अलग कम्युनिटीज में यूनिटी पाई जाती थी। 1757 में बंगाल में ब्रिटिश राज आया, जिसने यहाँ की कम्युनिटीज को धर्म के आधार पर डिवाइड कर दिया। अब समय आता है पार्टीशन का। 1947 में ब्रिटिश रूल खत्म होते ही भारत को आजादी मिलती है और उस समय भारत दो भागों में बढ़ जाता है, भारत और पाकिस्तान। मुस्लिम मेजॉरिटी पाकिस्तान को चुनती है, जबकि भारत खुद को एक धर्मनिरपेक्ष देश होने की घोषणा करता है। ये धर्म आधारित डिवाइडेशन दोनों देशों की बाउंड्री बना देता है और सेम लैंग्वेज और सेम ट्रेडिशन फॉलो करने वाले लोग भी दो अलग अलग मुल्कों में बंट जाते हैं। जैसे पंजाब का बंटवारा होता है, जो कि आधा पाकिस्तान के पास और आधा भारत के पास है। ये पार्टीशन बंगाल को भी दो भागों में बांट देता है। ईस्ट मेजॉरिटी इंडिया के पक्ष में और वेस्ट मेजॉरिटी पाकिस्तान के पक्ष में होती है। अब वेस्ट बंगाल ने इस उम्मीद में पाकिस्तान का साथ दिया कि ये एक मुस्लिम मेजॉरिटी के आधार पर बना देश है, उन्हें उनके वहाँ बेहतर इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस और फैसिलिटी मिलेगी। ये उम्मीद न सिर्फ बांग्लादेशियों की होती है, बल्कि भारत में रह रहे कई और मुस्लिम्स की भी होती है। इस कारण पार्टीशन के समय मास माइग्रेशन होता है। जो हिंदू पाकिस्तान में रह रहे थे वो भारत आ जाते हैं और जो मुस्लिम्स भारत में रह रहे थे वो पाकिस्तान चले जाते हैं। ऐसा ही माइग्रेशन वेस्ट बंगाल और बिहार में भी होता है। वहाँ रह रहे कई मुस्लिम ईस्ट बंगाल में चले जाते हैं और हिंदू भारत आ जाते हैं। मास माइग्रेशन पीरियड दोनों तरफ के लोगों के लिए एक बुरा दौर साथ लाता है, जिसमें हुए दंगे फसादों में बहुत से बेकसूर लोग मारे गए। लॉ एंड ऑर्डर तो होता ही नहीं है। 14 लाख लोग बेघर हो जाते हैं। लाखों लोग अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही मारे जाते हैं। फैमिलीज उजड़ जाती है। मरने वालों की संख्या 2 लाख से लेकर 20 लाख तक बताई जाती है। इस समय दुनिया को एक नया देश मिलता है, पाकिस्तान। पाकिस्तान जो दो हिस्सों में बंटा होता है, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। इन दोनों के बीच की दूरी होती है 1600 किलोमीटर की। पाकिस्तान में मेजॉरिटी भले ही मुस्लिम्स की होती है, लेकिन सभी अलग अलग ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें जो बंगाली मुस्लिम्स की मेजॉरिटी होती है वो ईस्ट पाकिस्तान में होते हैं, जबकि वेस्ट पाकिस्तान में पंजाबी, सिंधी, बख्तूनी और बलूची ग्रुप्स होते हैं। फिर भी बंगाली मुस्लिम को साइड लाइन पर रखा जाता है, भले ही उनकी पॉपुलेशन ज्यादा थी। वेस्ट पाकिस्तान के लोगों को हर जगह रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है। स्पेसिफिकली गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क एंड डिसीजंस भी वेस्ट पाकिस्तान में ही लिए जाते हैं। ईस्ट पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में भी वेस्ट पाकिस्तान का इंटरफेयर रहता है। 1947 में पाकिस्तान की शुरुआत पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के रूप में होती है। पाकिस्तान के पीएम लियाकत अली खान बनते हैं और मोहम्मद अली जिन्ना को गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी से ईस्ट पाकिस्तान को रिप्रेजेंटेशन का मौका ही नहीं मिलता है। मार्च 21, 1948 को जिन्ना एक रूल लाते हैं, जिसमें उर्दू को पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया जाता है, जिससे ईस्ट पाकिस्तान में खलबली मच जाती है। इस डिक्लेरेशन को ईस्ट पाकिस्तान में बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है। भाषा की जबरदस्ती से ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली लैंग्वेज मूवमेंट शुरू हो जाता है और भाषा को लेकर प्रोटेस्ट होते हैं। 1952 आते आते ये प्रोटेस्ट इतने तेज हो जाते हैं कि गवर्नमेंट को वहाँ धारा 144 लगानी पड़ती है। इस कानून के खिलाफ ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट एक साथ प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन सेक्शन 144 के तहत पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। इससे भीड़ और भी बढ़ जाती है और स्टूडेंट्स ईस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली में घुसने की कोशिश करते हैं, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस ओपन फायर करती है, जिसमें 5 लोगों की मौत हो जाती है। ये क्लेश इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि गवर्नमेंट को बंगाली लैंग्वेज को ऑफिशियल स्टेटस
और 1956 में एज ए सेकेंड स्टेट लैंग्वेज का दर्जा देना पड़ता है। ये घटना आग में घी का काम करती है। मांग पूरी होने के बाद भी इनकी सरकार से नाराजगी कम नहीं होती है। ईस्ट पाकिस्तान को राजनीतिक प्रतिनिधित्व से तो दूर रखा जाता ही है, साथ ही ईस्ट पाकिस्तान के डेवलपमेंट पर भी बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। जिस पाकिस्तान से 60% रेवेन्यू मिलता है, जहां पाकिस्तान की आधी पॉपुलेशन रहती है, उनके डेवलपमेंट में सिर्फ 30% बजट आता है। ईस्ट पाकिस्तान की ग्रोथ रेट 2.4% होती है, जबकि वेस्ट पाकिस्तान की ग्रोथ रेट 4.4% होती है। प्रेसिडेंट याह्या खान, जो कि 1917 में इलेक्शन करवाते हैं। वेस्ट पॉलिटिकल पार्टी को यकीन था कि रिजल्ट उनके हक में आएगा, लेकिन जब रिजल्ट आया तो उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। जनरल इलेक्शन में अवामी लीग को भारी मतों से जीत मिली। अवामी लीग लीडर ईस्ट पाकिस्तान के शेख मुजीबर थे। 313 में से 167 सीटें अवामी लीग को मिलते हैं, लेकिन ये सीट्स ईस्ट पाकिस्तान तक ही सीमित थी। वेस्ट में अवामी लीग को एक भी सीट नहीं आती है। ऐसा ही पाकिस्तान पीपुल पार्टी के साथ होता है, जिसे वेस्ट में 86 सीट और ईस्ट में 0 सीट मिलती है। अवामी लीग को पाकिस्तान में सरकार बनाने का अधिकार तो मिल जाता है, लेकिन यहीं से आता है कहानी में ट्विस्ट। ये वेस्ट पाकिस्तान के पॉलिटिकल पार्टी को रास नहीं आता है और याह्या खान और जुल्फिकार अली भुट्टो मिलिट्री ऑफिशियल्स के साथ मिलकर पार्लियामेंट को भंग करने का प्लान बनाते हैं। मार्च 1, 1971 को याह्या खान पार्लियामेंट भंग करते हैं। इस नाइंसाफी के खिलाफ ईस्ट पाकिस्तान में प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। पहली बार ईस्ट पाकिस्तान में आज़ादी के नारे लगते हैं, साथ ही नए देश की मांग करते हैं और सामने आता है एक नया नाम, बांग्लादेश। ईस्ट पाकिस्तान में सिविल वॉर शुरू हो जाता है। प्रोटेस्टर एक पर्सनल आर्मी बनाते हैं, जिसे मुक्ति वाहिनी कहा जाता है। वेस्ट पाकिस्तानी आर्मी यहाँ के लोगों पर जुल्म करती है। लॉ एंड ऑर्डर की तो धज्जियां उड़ जाती है। बंगालीज अब अपने सारे नाते रिश्ते वेस्ट पाकिस्तान से तोड़ लेते हैं। सरकार के पास जब कोई रास्ता नहीं होता है, तो अब ईस्ट पाकिस्तान के खिलाफ एक नई साजिश रची जाती है, जिसे वॉर क्राइम की सारी हदें पार हो जाती है। ईस्ट पाकिस्तानी लीडर्स का कहना था कि उनके सिर्फ 6 पॉइंट्स हार्मनी के साथ मान लिए जाएं, जिनमें साफ कहा गया था कि ईस्ट पाकिस्तान को एक सेंटर ऑटोनॉमी बना दी जाए। इसके रिसोर्सेज का यूज करने का पावर ईस्ट पाकिस्तान की सरकार के हाथ में हो। ईस्ट पाकिस्तान की अपनी एक करेंसी हो, अलग अलग रिजर्व बैंक स्टैब्लिश हो, ईस्ट पाकिस्तान के पास खुद का फॉरेन रिजर्व रखने की पावर हो और अलग डिफेंस फोर्स हो। ये सब वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी को बिल्कुल माननीय नहीं था। अब पाकिस्तानी आर्मी एक खतरनाक जेनोसाइड प्लान करती है, जिसे नाम दिया जाता है ऑपरेशन सर्चलाइट। इसका मकसद बांग्लादेश में एक्टिव सभी क्रांतिकारियों को टारगेट करना होता है और साथ ही अलग देश की मांग करने वाले लोगों को मौत के घाट उतारना होता है। 25 मार्च बांग्लादेशियों के लिए एक काली रात साबित होती है। हजारों की संख्या में पाकिस्तानी आर्मी ढाका में घुसकर कर्फ्यू इम्पोज करते हैं। सभी फॉरेन जर्नलिस्ट को पहले ही वहां से डिपोस्ट कर लिया जाता है। टेलीफोन, रडार सब बंद कर दिया जाता है। शहर सील कर दिया जाता है और सबसे पहले शेख मुजीबर को अरेस्ट किया जाता है और ऐसा नरसंहार किया जाता है जिसमें लगभग 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। यह सिलसिला अगले 8 महीनों तक चलता है। इसमें सबसे शर्मनाक और दिल दहला देने वाली बात यह हुई कि पाकिस्तानी आर्मी ने लगभग 4 लाख लड़कियों और औरतों का रेप किया और उन्हें पब्लिकली प्रोसिक्यूट किया। इस शर्मनाक हरकत के बारे में यूएस को पता चला, तब भी यूएस ने इस नरसंहार को रोकने की कोशिश नहीं की। और दूसरी तरफ शेख मुजीबर ईस्ट पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस कंट्री घोषित कर देते हैं, जिसे नया नाम दिया जाता है बांग्लादेश। तो फ्रेंड्स, आपका क्या विचार है? पाकिस्तानी आर्मी ने जो किया वो सही था? ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को अपने हक के लिए बोलना क्या गलत था? अमेरिका को किसका साथ देना चाहिए था? आप अपने विचार कमेंट करके बताएं और साथ ही अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।